एक खूबसूरत दुल्हन, एक खाली सुहाग रात और एक ऐसा जेठ जिसकी नजरें भाभी की सांसों को चुरा रही थी। एक छोटे से सुंदर गांव में जहां हरे भरे खेत चारों तरफ फैले हुए थे और पीपल का बड़ा पेड़ गांव के बीच में खड़ा था, वहां प्रिया नाम की 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। प्रिया की रंगत दूध जैसी गोरी थी, लंबे काले बाल कमर तक लहराते थे और उसकी आंखें इतनी बड़ी और आकर्षक थी कि कोई भी एक बार देख ले तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। उसकी कसी हुई छाती, पतली कमर और गोल मटोल नितंब देखकर गांव के कई लड़के चुपके चुपके उसकी तरफ देखा करते थे। प्रिया का परिवार साधारण था। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी, लेकिन किस्मत ने प्रिया के लिए कुछ खास लिखा था। गांव में थोड़ी दूर एक अमीर और बड़े परिवार में प्रिया की शादी तय हो गई। लड़का था रोहन, 26 साल का, पढ़ा लिखा, शहर में बिजनेस करता था। रोहन का परिवार बहुत बड़ा और सम्मानित था। उनके पास खेत, मकान, गाड़ियां और अच्छी खासी दौलत थी। शादी का दिन आखिरकार आ गया। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। प्रिया के घर के आंगन में मेहंदी लग रही थी, शहनाई बज रही थी और महिलाएं गीत गा रही थी। प्रिया को लाल रंग का भारी लहंगा पहनाया गया था। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, माथे पर चमकता टीका, नाक में चमकता नथ और गले में सोने का हार। लहंगे का घेरा इतना भारी था कि चलते वक्त खनक रहा था। प्रिया शर्मा रही थी। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ा रही थी। आज रात तो तुम्हारी सुहाग रात है, डर तो नहीं लग रहा? दूसरी तरफ रोहन के घर में भी धूम थी। बड़े बड़े लाइटों से पूरा घर जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। रोहन शेरवानी पहने बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसका बड़ा भाई अर्जुन खींच रहा था। अर्जुन 32 साल का था, लंबा चौड़ा कद काठी, मोटी मूछें, गहरी आंखें और एक प्राकृतिक आकर्षण। घर का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण पूरा परिवार उसका बहुत सम्मान करता था। अर्जुन बिजनेस संभालता था और घर की सारी जिम्मेदारियां भी उसी पर थी। जब दुल्हन प्रिया पालकी में बैठकर रोहन के घर पहुंची तो पूरा परिवार स्वागत करने के लिए बाहर निकल आया। सास ने आरती उतारी, ससुर ने आशीर्वाद दिया। प्रिया सिर झुकाए शर्माती हुई अंदर आई। ठीक उसी वक्त अर्जुन सामने आया। उसने प्रिया को देखा और एक पल के लिए उसकी नजरें रुक गई। प्रिया का लाल लहंगा, उसकी गोरी गर्दन, होठों पर लगी लिपस्टिक और शर्माती हुई नजरें देखकर अर्जुन के मन में कुछ हलचल सी मच गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्रिया के सिर पर फूलों की माला पहनाई। जैसे ही उसका हाथ प्रिया के कंधे के पास गया, प्रिया को एक अजीब सी झुनझुनी सी महसूस हुई। अर्जुन की नजरें प्रिया के चेहरे से नीचे उतरकर उसकी भरी भरी छाती पर रुक गई। उसने मन ही मन सोचा, भाई की किस्मत तो अच्छी है, इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली है। शादी की रस्में चल रही थी, फेरे हो रहे थे, सप्तपदी हो रही थी। प्रिया रोहन के साथ फेरे ले रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार अर्जुन की तरफ जा रही थी। अर्जुन एक कोने में खड़ा था और बिना पलक झपकाए प्रिया को घूर रहा था। उसकी नज़रों में एक अलग ही चमक थी, चाहत की, वासना की। रात होते होते शादी की दावत खत्म हुई। मेहमान जाने लगे। प्रिया को तैयार करके रोहन के कमरे में बिठाया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। प्रिया दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा। यह था शादी का दिन, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शादी के बाद इस घर में एक गुप्त कहानी शुरू होने वाली है। मेरी शादी को आज 3 दिन हो चुके थे। मैंने अपनी शादी के लिए जो सपने सजाए थे
वो इस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे कहीं खो से गए थे। मायके में सुना था कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी की दुनिया बन जाता है, पर यहाँ सब कुछ उल्टा था। मेरा पति रोहन हर पल अपने लैपटॉप और उन फाइलों के ढेर में उलझा रहता था। उसे मेरे सुंदर कपड़ों की परवाह नहीं थी, न ही मेरी उन आँखों की जो बस उसके प्यार की एक झलक के लिए तरसती थी। शादी की वो पहली रात, मेरी सुहाग रात, जो हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, मेरे लिए एक कड़वी सच्चाई बनकर रह गई। उस रात मैं बड़ी उम्मीदों के साथ कमरे में बैठी थी। मैंने खुद को बड़ी मेहनत से सजाया था, लेकिन रोहन का ध्यान तो शायद मेरे चेहरे पर भी नहीं था। उसने बस एक बार नज़र मुझ पर डाली और फिर अपने फ़ोन में घुस गया। बार बार किसी बिजनेस क्लाइंट को कॉल कर रहा था। मेरी धड़कनें तेज थी, पर उसकी दिलचस्पी तो बस अपने काम में थी। घंटों इंतजार करने के बाद जब मैं उसके करीब गई तो उसने झटके से हाथ हटा दिया और बोला, प्रिया, अभी काम का बहुत दबाव है, मुझे सोने दो। मेरे दिल के अरमान वहीं चकनाचूर हो गए। ये सिलसिला एक रात का नहीं था, बल्कि रोज का बन गया था। वह घर पर होकर भी मेरे साथ नहीं था। एक औरत की अपनी कुछ ज़रूरतें होती है, अपनी कुछ इच्छाएं होती है, जिसे प्यार से ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन रोहन के लिए काम ही सब कुछ था। वह मेरे जिस्म की आग और मन की प्यास को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। अकेलेपन की इस घुटन में मेरी नज़रें अक्सर घर के बड़े सदस्य, मेरे जेठ अर्जुन पर पड़ जाती थी। वह घर का असली मालिक था। उसका व्यक्तित्व बहुत रौबीला था। जब भी मैं अकेली होती, मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता। उनकी नज़रों में एक ऐसी गहराई और भूख थी जो रोहन की नज़रों में कभी नहीं दिखी। शायद यह मेरी किस्मत थी या मेरी मजबूरी कि जिस प्यार के लिए मैं तड़प रही थी, वो मुझे अपने पति के पास नहीं मिल रहा था। मेरे अंदर की वो औरत जिसे प्यार और स्पर्श की भूख थी, धीरे धीरे उस गलत लगने वाले रास्ते की तरफ खींची जा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही शादीशुदा जिंदगी में मुझे किसी और की ओर देखना पड़ेगा। लेकिन जब प्यास बहुत बढ़ जाए तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। और क्या ये गलत था? मैं तो बस एक पत्नी थी जो अपने ही घर में भूखी रह गई थी। घर की उस घुटन भरी खामोशी में, जहाँ पति के पास होकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरी एकमात्र साथी मेरी जेठानी सुमन दीदी थी। वह इस घर में कई सालों से थी और उन्होंने मेरे चेहरे की मायूसी को देखते ही समझ लिया था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। एक दिन जब हम रसोई में एक साथ काम कर रहे थे, सुमन दीदी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, प्रिया, तू जो ये अपनी खुशियाँ मार रही है, उसका कोई मोल नहीं है। तुझे क्या लगता है मर्द शादी के बाद सिर्फ पत्नी के होकर रहते हैं? ये दुनिया है। यहाँ मर्द अपने शौक पूरे करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं और हम औरतें, हम बस घर की 4 दीवारी में घुट घुट कर अपनी जवानी खत्म कर देती हैं। मैंने सिर झुका लिया, पर वह रुकी नहीं। उन्होंने मेरे करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, प्रिया, ये गलत फहमी निकाल दे कि खुद को तपाकर किसी को खुश करना ही संस्कार है। अगर हमारा मन, हमारी भूख और हमारे अरमान मर रहे हैं, तो क्या हम इंसान नहीं? अगर जिंदगी के इस खालीपन को भरने के लिए, अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं और झुक भी गए, तो ये गलत नहीं है। ये तो बस अपने अस्तित्व को बचाने का एक तरीका है। उनकी बातों ने मेरे अंदर के उस डर को कम कर दिया जो मुझे सही और गलत के बीच फंसाए रखता था। उन्होंने मुझे आईना दिखाया, एक ऐसा आईना
जिसमें मैं अपनी प्यास और अपनी तड़प को देख पा रही थी। उनकी बातों के बाद मेरी नजरें फिर से घर के उस कोने पर जाने लगी जहां अर्जुन का साया था। उनकी मौजूदगी अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि अपनी ओर खींच रही थी। मेरे मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, अगर रोहन, मेरा पति, अपनी जिम्मेदारियों और काम के बोझ में मुझे भूल चुका है, तो क्या मेरी भी यह जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपनी खुशियों की तलाश खुद करूं? शाम होते ही जब घर की बत्तियां मध्यम हुई तो मुझे एहसास हुआ कि सुमन दीदी सही कह रही थी। मेरे अंदर की वो औरत जिसे आज तक सिर्फ बहू समझा गया, अब अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग भूख महसूस कर रही थी। और अर्जुन, मेरे जेठ जी, उनकी वो तीखी नजरें जो अब तक मुझे बुरी लगती थी, अब मुझे एक सहारा और एक रास्ता लगने लगी थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब और नहीं घुटूंगी। अगर यह रास्ता गलत था तो शायद सही रास्ता अब तक मुझे मिली ही नहीं थी। मैंने अपनी चुन्नी ठीक की और तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। प्रिया ने उम्मीद से ऊपर देखा, लेकिन वह रोहन नहीं था, अर्जुन था, रोहन का बड़ा भाई। अर्जुन अंदर आया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। प्रिया थोड़ी घबरा गई। वह तुरंत खड़ी हो गई और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, जेठ जी, आप? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अलग ही बात थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, भाभी, घबराओ मत, मैं बस देखने आया था कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। शादी का दिन बहुत थकान भरा होता है ना? प्रिया ने नजरें नीचे कर ली। अर्जुन का कद लंबा था, शरीर मजबूत था और उसकी आवाज में एक गहरी गर्माहट थी। वह बोली, जी सब ठीक है जेठ जी, रोहन कब तक आएंगे? अर्जुन पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, रोहन अभी नीचे परिवार वालों से बात कर रहा है, तुम आराम से बैठो। प्रिया भी संकोच करते हुए बिस्तर पर बैठ गई। अर्जुन ने कमरे को देखते हुए कहा, यह घर अब तुम्हारा भी है प्रिया, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, रोहन अक्सर बिजनेस के काम से बाहर रहता है, कई बार रात को भी नहीं आ पाता। प्रिया ने चुपचाप सुन लिया। अर्जुन की बातों में कुछ छुपा हुआ था। अर्जुन ने आगे कहा, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। अगर कभी कोई ज़रूरत हो, कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो बिना झिझक के मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया के हाथ पर हल्के से रख दिया। प्रिया का शरीर एक पल के लिए सिहर गया। अर्जुन का हाथ गर्म और मजबूत था। प्रिया ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हल्का दबाव बनाए रखा। तुम बहुत सुंदर हो भाभी, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था कि रोहन को इतनी खूबसूरत पत्नी मिलेगी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकले। अर्जुन की नजरें प्रिया की गर्दन पर, उसके भरे हुए ब्लाउज पर और होठों पर बार बार रुक रही थी। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज आ रही थी। अर्जुन कुछ देर और बैठा रहा, फिर वह उठा और बोला, ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, रोहन जल्दी आएगा, लेकिन याद रखना मैं पास ही हूँ। अर्जुन जाते वक्त मुड़कर एक बार फिर प्रिया को देखा। उसकी नज़रों में एक गहरी चाहत थी जो प्रिया महसूस कर रही थी। दरवाज़ा बंद होते ही प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया,
लेकिन प्रिया के मन में अब अर्जुन की बातें और उसका स्पर्श घूम रहा था। सुमन दीदी की बातों ने मेरे मन की सारी बेड़ियां तोड़ दी थी। मैं अब वैसी नहीं थी जैसी शादी के पहले दिन थी। आज रोहन फिर से काम में डूबा था और घर के बाकी सब सदस्य कीर्तन में गए थे। मैंने देखा कि जेठ जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। मेरे हाथ में खाने की थाली थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। मैं दबे पांव उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, वैसी ही जैसी अक्सर अर्जुन के करीब होने पर आती थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। जेठ जी, खाना ले आई हूँ। अंदर से भारी आवाज आई। अंदर आ जाओ प्रिया। मैं अंदर गई। जेठ जी खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ पलटे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। उन्होंने मुझे बिना पलक झपकाए ऊपर से नीचे तक निहारा। मैं असहज हो गई। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने जैसे ही मेज पर खाना रखा, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। उनका स्पर्श बिजली की तरह मेरे शरीर में दौड़ गया। मैं झटके से पीछे हटने लगी, पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे कान के पास आकर धीरे से बोले, आज बहुत देर कर दी आने में प्रिया। उनकी गर्म सांसें मेरे गले को छू रही थी। मेरी सारी हिम्मत जैसे जवाब दे गई। मैं उनके सामने असहाय खड़ी थी, पर सच तो यह था कि मैं उस पल का विरोध नहीं करना चाहती थी। उनकी उन गंदी नज़रों में जो मुझे अब तक चुभती थी, आज मुझे अपनी अहमियत दिख रही थी। एक ऐसी अहमियत जो रोहन मुझे कभी नहीं दे पाया। उन्होंने मेरा हाथ और कस लिया और मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, रोहन को तो सिर्फ अपने काम से प्यार है, पर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सिर्फ एक बहू बनकर ही अपनी जवानी बिता दोगी? उनका सवाल मेरे जिस्म में आग लगा गया। मैंने नजरें उठाई और सीधे उनकी आंखों में देखा। आज मेरे अंदर न कोई शर्म थी, न कोई पछतावा। मैंने बस इतना कहा, जेठ जी, मैं बहुत अकेली हूँ। अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने थाली एक तरफ सरका दी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने और करीब खींच लिया। उस कमरे में सन्नाटा था, पर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे डर था कहीं बाहर तक ना सुनाई दे जाए। मेरी जिंदगी का वह फैसला जो मैं अब तक टाल रही थी, आज उसी दहलीज पर खड़ा था। अर्जुन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई, और सच कहूँ तो अब मैं छुड़ाना भी नहीं चाहती थी। उनके चेहरे की वो रौबदार मुस्कान मेरी धड़कनों को और बढ़ा रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए। कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया था। उन्होंने मुझे दीवार की तरफ धकेला, लेकिन उनका स्पर्श बिल्कुल भी कठोर नहीं था। वह एक भूखे शेर जैसा था जो बरसों से भूखा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन की बेरुखी और मेरा खालीपन, सब कुछ जैसे उस पल में कहीं खो गया था। प्रिया, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए मेरे नाम का उच्चारण किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं देख रहा था कि तुम रोज रात को खिड़की के पास बैठकर किस तरह रोहन का इंतजार करती हो और वो कैसे तुम्हें अनदेखा कर कर सो जाता है? उनकी बातों ने मेरे पुराने घावों को कुरेद दिया। मैंने आंखें खोली और उनसे नजरें मिलाई। आप क्या चाहते हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा।
उन्होंने मुझे और करीब खींचा, यहाँ तक कि हमारे बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे गालों पर फेरा और धीरे से बोले, मैं बस वो चाहता हूँ जो तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो रोहन ने तुमसे छीन लिया है। मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जिसकी तुम हसरतें लिए बैठी हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा मन आज पूरी तरह से उनके वश में था। उन्होंने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया और मेरे होठों के बहुत करीब आकर रुक गए। उस पल में मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, न समाज की, न रिश्तों की और न ही उस पति की जो मेरी मौजूदगी तक भूल चुका था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मेरे होठों को हल्के से स्पर्श किया। वह एक शुरुआत थी, एक ऐसी दहलीज की जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे अंदर का सारा डर, सारी हिचकिचाहट जैसे एक ही झटके में खत्म हो गई। मैंने अपना हाथ उनके कंधों पर रख दिया और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उस कमरे में जहां बाहर की दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंच सकती थी। हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध रहे थे जिसे ये दुनिया चाहे जो भी नाम दे, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की वो पहली किरण थी जिसे मैं सालों से तलाश रही थी। पीछे से रोहन ने आवाज दी। उस वक्त घबरा कर मैं वहां से चली गई, पर मेरी भूख और तड़प और बढ़ चुकी थी जिसे रोहन कभी शांत नहीं कर पा रहा था। रात गहराती जा रही थी और इस घर की गुप्त कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगली सुबह रोहन ने कहा, भैया आज मुझे ऑफिस जाना है, 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, घर की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कहते हुए उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी और एक मतलबी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। नाश्ता खत्म होने के बाद रोहन सामान पैक करने लगा। प्रिया उसके कमरे में मदद करने गई। रोहन ने प्रिया को गले लगाकर कहा, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तुम आराम से रहना। रोहन के जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि घर में कोई नहीं थे। घर के बाकी सदस्य कीर्तन में गए हुए थे। प्रिया अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें भारी हो रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। इस बार उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। प्रिया घबरा गई और खड़ी हो गई। जेठ जी, आप? प्रिया की आवाज कांप रही थी। वासना साफ दिख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में वासना साफ दिख रही थी। वह बोला, रोहन तो चला गया, अब घर में हम दोनों ही हैं। डरने की कोई बात नहीं है प्रिया। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया की ठोड़ी को ऊपर उठाया। दोनों की नजरें मिली। प्रिया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने धीमी लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, कल रात तुम्हें मैंने बालकनी में देखा था, तुम भी मुझे देख रही थी ना? प्रिया कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने आगे बढ़कर प्रिया की कमर पर हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया का नरम शरीर अर्जुन की चौड़ी छाती से टकराया। जेठ जी, यह गलत है, प्रिया ने बहुत हल्की आवाज में कहा। अर्जुन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, गलत तो तब लगता है जब कोई देख ले, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। अर्जुन की गर्म सांस प्रिया के गाल पर पड़ रही थी। प्रिया का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह खुद को अर्जुन से अलग नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने प्रिया की कमर को और मजबूती से पकड़ लिया। उसका एक हाथ धीरे से प्रिया की पीठ पर फिसल गया। प्रिया की साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था, जिससे उसकी गोरी कमर दिख रही थी।
अर्जुन ने अपनी उंगलियों से उस कमर को सहलाना शुरू किया। जेठ जी, प्लीज छोड़ दीजिए, प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्रिया की ठोड़ी को फिर से ऊपर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। प्रिया, तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा है, तुम्हारा शरीर झूठ नहीं बोल सकता। इतना कहकर अर्जुन ने धीरे से प्रिया के होठों पर अपना होठ रख दिया। प्रिया की आंखें बंद हो गई। पहली बार जेठ का किस मिल रहा था। अर्जुन का किस गहरा और भूखा था। वह प्रिया के निचले होठ को चूसने लगा। प्रिया के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। कुछ सेकंड बाद प्रिया ने हल्का विरोध करते हुए अर्जुन का सीना धक्का दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे और कसकर जकड़ लिया। अब दोनों के शरीर पूरी तरह से एक दूसरे से चिपके हुए थे। अर्जुन की चौड़ी छाती प्रिया की भरी हुई छाती से दब रही थी। अर्जुन ने किस के बीच में फुसफुसाया, तुम कितनी नरम हो भाभी, कितनी सुंदर। रोहन तुम्हें कभी ठीक से नहीं समझ पाएगा। प्रिया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अर्जुन का एक हाथ अब प्रिया की साड़ी के ब्लाउज पर चला गया। उसने ब्लाउज के ऊपर से ही प्रिया के स्तन को हल्के से दबाया। प्रिया ने कहारते हुए कहा, आह जेठ जी, नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने प्रिया को बिस्तर की तरफ धकेला। प्रिया बिस्तर पर बैठ गई। अर्जुन भी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने प्रिया की साड़ी का पल्लू पूरी तरह हटाया और ब्लाउज के हुक खोलने शुरू किए। एक एक करके हुक खुलते गए। प्रिया का ब्लाउज ढीला पड़ गया। अर्जुन ने ब्लाउज को कंधों से नीचे सरकाया। प्रिया की गोरी छाती सिर्फ ब्रा में सामने थी। अर्जुन की आंखें भूख से चमक रही थी। उसने आगे बढ़कर प्रिया की गर्दन चूमनी शुरू की, फिर नीचे उतरकर छाती के ऊपरी हिस्से को चूमने लगा। प्रिया अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके मुंह से बार बार आहें निकल रही थी। अर्जुन ने ब्रा का हुक भी खोल दिया। प्रिया की पूरी छाती अब खुले में थी। अर्जुन ने एक को हाथ में लेकर जोर से दबाया और दूसरे को मुंह में ले लिया। प्रिया का शरीर तड़प रहा था। उसने अनजाने में ही अर्जुन के बालों में हाथ डाल दिए। जेठ जी, यह बहुत गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो, प्रिया ने हांफते हुए कहा। अर्जुन ने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई नहीं पता चलेगा, यह हमारा राज रहेगा। अर्जुन अब और तेजी से प्रिया के शरीर को चूम रहा था। कमरे में सिर्फ प्रिया की आहें और अर्जुन की भारी सांसें गूंज रही थी। प्रिया का मन अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह अर्जुन के कंट्रोल में आ चुका था। प्रिया जोर से कराह उठी। अगली सुबह जब नींद खुली तो घर में वही चहल पहल थी जो रोज होती है, लेकिन मेरे और जेठ जी के बीच सब कुछ बदल चुका था। घर के सभी सदस्य अपनों में व्यस्त थे और मैं चाय लेकर हॉल में आई। जेठ जी सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र उनसे मिली, उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जिसे सिर्फ मैं समझ सकती थी। 2 दिन बीत चुके थे। रोहन घर आ चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी नींद खुली। आज का दिन सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत बदल चुकी थी। रोहन को अब भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जेठ जी का रवैया पूरी तरह बदल गया था। वे अब पहले से कहीं ज़्यादा अधिकार जता रहे थे। रोहन को बिजनेस और मीटिंग्स के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। वह अपनी मीटिंग्स के लिए घर से निकल रहा था। वह मेरे पास आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, प्रिया, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर का और भैया का ख्याल रखना। मैंने सिर हिला दिया,
पर मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे ही रोहन की गाड़ी घर के गेट से बाहर निकली, जेठ जी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो मेरी ओर बढ़े और बोले, देखा प्रिया, अब कोई भी हमारे बीच नहीं है। अब हम इस हवेली में खुले आम जी सकते हैं। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं अब वही मासूम प्रिया नहीं रही थी जो शादी के दिन इस घर में आई थी। मैंने अपनी ननद और सुमन दीदी की वो बात याद की कि मर्द बाहर अपनी प्यास बुझाते हैं और औरतें घुटती हैं। आज मैंने उन बेड़ियों को तोड़ दिया था। मैं गलत थी या सही, यह फैसला करने वाला अब कोई नहीं था। मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने जेठ जी की तरफ देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उनके गले लग गई। रोहन बाहर की दुनिया जीत रहा था, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर एक ऐसी जंग जीत ली थी जिसे सिर्फ हम दोनों ही समझते थे। हमारी यह गुप्त रातें अब हमारा नया ठिकाना थी और मुझे इस बात का अब कोई पछतावा नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। जब एक साथी अपनी जिम्मेदारियों में इतना खो जाए कि वह दूसरे के जज्बातों और ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे, तो रिश्ता अंदर से खोखला होने लगता है। यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि गलत राह चुनना सही है, बल्कि यह दर्शाती है कि अनदेखी का परिणाम हमेशा खतरनाक होता है। संवाद की कमी और भावनात्मक दूरी किसी भी घर में बाहरियों के लिए जगह बना देती है। अंततः खुशियां कहीं बाहर ढूंढने से नहीं, बल्कि रिश्तों में अपनी समझ और वक्त देने से मिलती है। जो रिश्ता प्यार के अभाव में पनपता है, वह अंततः सिर्फ एक जटिल चक्र बनकर रह जाता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत आपको भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन यह हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में वक्त और एहसास की कितनी अहमियत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी दूरियां कैसे बड़े तूफानों का रूप ले लेती है? अपनी राय हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।